Hi friends, how are you all? I'm Maria, and today I'm going to discuss Well, paper 1. So in this video we have in the previous videos we have completed 20 questions from the paper 1, and today I'm going to start from from 21 question. So the question is, successful inclusion requires following except, मतलब जो नहीं करता, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो आपको आंसर देना है। सक्सेसफुल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल इंक्लूजन मतलब जहां पे आप इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सक्सेसफुली प्रोवाइड कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए, या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स होना चाहिए। देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, तीनों पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन सेग्रीगेशन की बात जो ये लोग कर रहे हैं ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सेग्रीगेशन की बात हम नहीं करेंगे, हमें सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना है बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के। तो सक्सेसफुल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जब आपके स्कूल में, रेगुलर स्कूल में, सब बच्चे जिनके साथ थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन सब साथ पढ़ते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं, वहां पर हम सेग्रीगेशन की बात नहीं करते हैं। तो सक्सेसफुल इंक्लूजन के हिसाब से तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगा, वो होगा आपका सेग्रीगेशन। आपको अलगाव की बात नहीं करनी है, आपको अलग अलग बच्चों को नहीं पढ़ाना है, आपको सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, एक ही क्लास में। आंसर इज सेग्रीगेशन. So the next question is the upscaling of performance in the scholastic areas on the basis of performance on four scholastic areas can be defined as. देखिए, आपके स्कूल में बच्चे करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस आपके बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज जो आप स्कूल में करा रहे हैं उनसे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। आप इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप बच्चों से कितनी एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। आप देखते हैं कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो ये सब चीजें आप किस बेसिस पे स्केलिंग करेंगे, इंडिविजुअल वो डिफरेंसेस को देखते हुए करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप थर्ड ऑप्शन है करेक्ट आंसर. So the next question is, while selecting material for the portfolio of students, dash of dash should be there. कोई fill in the blanks में appropriate answer डालना है. अब हमारा क्वेश्चन क्या करे, जब आप मटेरियल को सिलेक्ट करें पोर्टफोलियो बनाने के लिए होगा, तो क्या चीज होनी चाहिए? इंक्लूजन होना चाहिए, स्टूडेंट्स होने चाहिए, एक्सक्लूजन होना चाहिए, अदर टीचर्स होने चाहिए। पोर्टफोलियो बना रहे हो तो टीचर्स तो उसमें नहीं आएंगे, पेरेंट्स भी नहीं आएंगे, और एक्सक्लूजन की बात भी हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इंक्लूजन की बात करेंगे और स्टूडेंट की बात करेंगे। दैट मीन्स इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी देयर, जिनका आपको पोर्टफोलियो बनाना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड. So the next question is, of the following, the greatest advantage of interdisciplinary instruction is that. आपको बताना है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा अगर हम इस तरह से बच्चों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स आर लेस लाइकली टू डेवलप अ डिसलाइक फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ सब्जेक्ट को डिसलाइक करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। या टीचर्स जो होगा परमिट करेगा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग लेसन्स एंड एक्टिविटीज. Yes, students are given opportunities to generalize and apply new learned knowledge in multiple contexts. Interdisciplinary approach का मतलब ये होता है कि आप different context के basis में बच्चों की knowledge की अपॉर्चुनिटीज आप बच्चों को प्रोवाइड करें, ताकि बच्चे अपनी नॉलेज को जनरलाइज कर पाए और अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाए मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में. तो जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे. ऑप्शन भी हम एक बार देख लेते हैं. टीचर्स आर लेस लाइकली टू फील ओवरवेल्म्ड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टॉपिक्स नीडेड टू बी एड्रेस्ड इन अ ट्रेडिशनल करिकुलम. नहीं, तो आपका थर्ड पॉइंट है, दिस इज योर करेक्ट आंसर. Teacher can make problem solving fun for students by doing all of the following except. क्या है आपको जो नहीं होगा, नेगेटिव आंसर आपको देना है. टीचर क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी करा रहा है, लेकिन कौन सी उसे नहीं करानी चाहिए? टाइम फॉर फ्री प्ले प्रोवाइड करना, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द क्रिएटिव थिंकिंग, बिल्कुल ठीक बात है. एक्सपेक्ट करना परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय देमसेल्व्स, एंड प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल. ये सब पॉइंट्स हैं इसमें. अभी देखिए, अगर आप बच्चों से बहुत ज्यादा परफेक्शन की उम्मीद कर लेंगे तो क्या बच्चे कर पाएंगे अच्छा? और आप बच्चों से बहुत ज्यादा परफेक्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एज अ टीचर आपको पता है कि क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे क्लास में होते हैं, तो आप हर बच्चे से परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते, आप हर बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते. गलती करते हैं, गलतियों से सीखते भी हैं. तो जो थर्ड वन है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एक्सेप्ट पूछा था तो हमें नेगेटिव आंसर ही देना था.
तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। है हमारा लर्नर्स हु डेमोन्स्ट्रेट earnest desire for increased knowledge and academic competence are such that जो बच्चे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि उनके अंदर डिजायर होती है कि चीजों को जानने की, नॉलेज गेन करने की, और एकेडमिकली वो बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट बच्चे होते हैं, उनको किस चीज की जरूरत है? मास्टरी ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, या फिर वर्क अवॉइडेंस ओरिएंटेशन? देखिए उनको किस क्या कह सकते हैं, मास्टरी ओरिएंटेशन, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी एकेडमिकली स्ट्रांग है, कॉम्पिटेंट हैं, और जिनका अंदर डिजायर है अपने आप को, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने की, तो ये हो जाएगा आपका मास्टरी ओरिएंटेशन। और still positive environment in a primary class, a teacher should, जब आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में एक अच्छा एनवायरनमेंट है अपनी आपकी प्राइमरी क्लास में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? हर बच्चे को विश करना चाहिए मॉर्निंग में, या नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड, के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें और सब सेम गोल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर की अलग कैपेबिलिटी होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। allow them to make groups on their own on the basis of social matter during their group। आप बच्चों को कह देगा खुद ग्रुप बनाए, पॉजिटिव एंडिंग के साथ स्टोरी सुनाए, तो क्या होगा हमारा? यही होगा कि आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें और हर को सेम गोल ना लें, हर काम करने की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, अपनी अलग एबिलिटी होती है। Which would be the first theme to start with the nursery class? जब आप नर्सरी क्लास को स्टार्ट करो तो आपकी थीम क्या होनी चाहिए? नेबरहुड, स्कूल, फैमिली, या बेस्ट फ्रेंड? फैमिली इज द बेस्ट अप्रोच। अगर हम नर्सरी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, अगर आप फैमिली की तरह से बच्चों को लेके चल रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें एक फैमिली वाला माहौल दे रहे हैं, तो बच्चों के साथ क्लास में एडजस्ट करने में आसानी होगी, टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो फैमिली इज अ नाइस ऑप्शन। Following is true relations to errors made by the children। देखिए अगर बच्चे क्लास में कोई भी गलती करते हैं कुछ सीखते वक्त, तो एरर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें नहीं कराएंगे, बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है। कई बार क्या होता है, बच्चा खुद अपनी गलती को पहचानना शुरू करे, या फिर टीचर बच्चे को गाइड करे। देख लेते हैं हम इसके ऑप्शंस। एरर्स कैन बी करेक्टेड बाय चिल्ड्रन देमसेल्व्स, देयरफॉर अ टीचर शुड नॉट इमीडिएटली करेक्ट देम। कि टीचर जो है एकदम बच्चों को करेक्ट करने की कोशिश ना करे, बच्चे को खुद पता होना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आगे भी देख लेते हैं। If a teacher is not able to correct all errors in the classroom, it indicates that the system of the teacher education has failed। मतलब अगर टीचर क्लास में खुद से एरर ठीक नहीं कर पा रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है वो फेल है, गलत बात है। A teacher should not notice every error, otherwise syllabus will not be covered। अगर टीचर हर चीज नहीं देखेगी तो उसका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। मींस टीचर अगर हर चीज पे नोटिस करती रहेगी, हर गलतियां देखती रहेगी, तो वो सिलेबस कवर नहीं करा पाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता, टीचर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लास में देखना। Correcting every error would take too much time and be tiresome for a teacher। टीचर्स के लिए बहुत टायरिंग हो जाएगा, वो बच्चों की हर गलती देखते रहेंगी। तो सब पॉइंट कौन सा होगा आपका? फर्स्ट पॉइंट। The next one is, which of the following characteristic is the hallmark of the problem solving approach? आपको problem solving approach का hallmark बताना है। There is an implicit hint given in the problem statement। जब आप क्लास में बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं बच्चों को क्लास के अंदर कि कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप उसको समझाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि देखो जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं हिंट छुपा हुआ होता है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आप इसका आंसर करना है। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। प्रॉब्लम जो है वो ओरिजिनल नहीं होती। देयर इज यूजुअली वन अप्रोच फॉर गेटिंग द राइट आंसर, या द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन ओनली वन टॉपिक। नहीं, ये बताना होता है जब बच्चे को हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखानी है कि जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के अंदर ही आपका हिंट छुपा हुआ है, तो आपको बहुत आपको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। और मैंने यहाँ पर इम्प्लिसिट का मीनिंग भी दिया है, व्हिच मींस इनहेरेंट, एब्सोल्यूट, जिसे हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, और हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो गया नवंबर 2012 का। इन द नेक्स्ट लेसन मैं पेपर 2 लेकर आऊंगी। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।